जय हिंद साथियों। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए आज एक नई कोशिश करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में, और हम पढ़ रहे हैं इतिहास। कल मैंने आपको इतिहास का काल विभाजन बताया था। अब आज पढ़ेंगे कि ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं, कहाँ से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, कैसे उनको पता चल जाता है कि 4000 साल पहले, हमको यहाँ 4 साल पिछली बातें नहीं पता होती, और वो क्या करते हैं 4-4 हजार 25-25 हजार साल पहले क्या हुआ था, इन सब की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे? तो ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम से। तो आज मैं आपको ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं। तो लिखिए, जिन स्रोतों से इतिहास की जानकारी मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं साथी? तो उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। मिलती है, तो जिन स्रोतों से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उन्हें क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। अब ऐतिहासिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो इनके 3 टाइप होते हैं। तो यहीं पर आप इस प्रकार बना सकते हैं। सबसे पहले 3 टाइप। तो सबसे पहले साथी अपना आ जाता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत आ गया आपका। इसके बाद आ जाता है अपना साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, अभी एक एक करके इनके बारे में बताऊंगा। साहित्यिक स्रोत। और तीसरा आ जाता है साथी विदेशी विवरण। विदेशी विवरण। तो इतनी चीजों के माध्यम से जो इतिहासकार होते हैं वो किसी भी समय के इतिहास के बारे में जानकारी हमको देते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत, अब कैसे उनको पता चल जाता है कि हड़प्पा में ये हुआ था, मोहनजोदड़ो ऐसा था, सिंधु घाटी सभ्यता ये थी। तो साथी क्या उनको सपना आकर गिरा कि रात में सो गए और पता चला है हड़प्पा नाम की कोई चीज़ थी, मोहनजोदड़ो कुछ था, मेसोपोटामिया कुछ था? तो सपना तो नहीं गिरा होगा ना बच्चा। उनको मेहनत की, उन्होंने फड़ुआ फावड़ा लेकर गए, बढ़िया खुदाई की, नई नई चीज़ें निकाली। तो यानी पुरातात्विक क्या होता है? खुदाई से प्राप्त चीज़ें, खुदाई से प्राप्त चीजें। खुदाई से प्राप्त चीजें जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। अब इसमें आपका क्या आता है? आप इमेजिन कीजिए कोई घर था वो गिर गया, अब वहां आप फड़वा लेकर पहुंचे, बढ़िया खुदाई कर रहे हैं, तो वहां से आपको क्या क्या मिल सकता है? अनाज मिल सकता है, क्योंकि इंसान था, खाए पिएगा जरूर। इसके अलावा बर्तन मिल सकते हैं। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा फेयर लवली मतलब सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें मिलती हैं। लेडीज़ें उस समय भी रही होंगी ना यार, और बिना मेकअप के तो उनका काम नहीं चलता। तो ये सब कहाँ से मिलते हैं साथी? और हाँ, करेंसी, मुद्रा, तो सिक्के भी मिलते रहते थे। तो ये सब क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत यानी वे स्रोत जो आपकी लिपियां होती हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, वेदांग, ये सब क्या हैं? साहित्यिक स्रोत। विदेशी विवरण की बात कर दें तो विदेशी विवरण यानी जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई चाइनीज़ आ गया, उसको कोई जगह अच्छी लगी, अब उसने क्या किया, अपनी एक नोट थी उसमें नोट डाउन कर लिया। कोई अमेरिकन पर्सन आया, वो उसको यहाँ आगरा के बारे में जानकारी लिखनी थी, तो ये सब क्या होता है? विदेशी विवरण के माध्यम से। तो आज भी विदेशी भारत आते हैं, और आज से 25,000 साल पहले भी विदेशी भारत आते थे।
तो इन 3 स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। साहित्यिक स्रोत जैसे कि आपका हो जाता है वेद, उपनिषद, अभी एक एक करके लिखाएंगे। विदेशी विवरण जैसे कि कई सारे यात्री आए हैं, तो इन सब के बारे में चर्चा करनी है, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। ऐतिहासिक स्रोत, जिन स्रोतों से इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत, विदेशी विवरण, इनके क्या होते हैं, टाइप होते हैं। साथ ही आप अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर इसका सदस्य बने, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते हैं। अब साथ ही बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की, तो हेडिंग डाल लीजिए क्या, पुरातात्विक स्रोत पुरातात्विक स्रोत। वैसे इस शब्द को अगर तोड़े तो देखिए इस तरह टूटता है शब्द। पुरातात्विक, पूरा यानी प्राचीन, तात्विक मतलब तत्व यानी प्राचीन तत्व, जो प्राचीन समय में चीजें यूज होती थी वो। तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, लिखिए, पुरातात्विक यानी खुदाई से प्राप्त चीजें। खुदाई, खुदाई यानी खोदने से, जमीन के अंदर खोदने से, खुदाई से प्राप्त चीजें। अब क्या क्या मिलता था, तो इसमें आपके आ जाते हैं सिक्का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभिलेख, उस समय कुछ चीजें लिख दी जाती थी पत्रों पर, पत्थरों पर, इन्हें क्या कहा जाता है, अभिलेख। और क्या खुदाई से मिलते हैं, तो बर्तन मिलते हैं, बर्तन। और क्या मिलता है, तो बर्तन के अलावा आपके क्या मिल जाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन की चीजें और मूर्तियां, मूर्तियां, चित्रकला, चित्रकला, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं साथी, तो आपके पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब साथी यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखूंगा जिन्हें आप जरूर लिखिए। तो सबसे पहले साथी पूछा जाएगा आर्कियोलॉजी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्कियोलॉजी। एग्जाम में आएगा कि क्या है आर्कियोलॉजी, तो आर्कियोलॉजी हो जाता है आपका उत्खनन यानी खुदाई, उत्खनन, उत्खनन यानी जब किसी कहीं पर कोई घर था वो गिर गया, टीला बन गया, वहां से खोदने से जो चीजें मिलेंगे उसके अध्ययन को, तो उत्खनन से प्राप्त चीजों के अध्ययन को, से प्राप्त चीजों के अध्ययन को, अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। और साथ ही जो ये अध्ययन करता है उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आर्कियोलॉजी क्या है, उत्खनन से प्राप्त चीजों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आर्कियोलॉजी ही लिख कर आएगा, जो कि आपका इंग्लिश वर्ड है। अब साथ ही मेन बात करते हैं सिक्का, तो हेडिंग डाल लीजिए सिक्का, सिक्का यानी क्वाइंस। पहले भी इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब मुद्रा का, पैसे का हमेशा यूज रहा है, आज के टाइम का हो या प्राचीन टाइम में हो, जिसके पास पैसा वही सबसे पावरफुल। तो हेडिंग डाल लीजिए साथी सिक्का। अब सिक्के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है साथी न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, न्यूमिस्मेटिक्स। एग्जाम में पूछेगा कि भैया अरे ओ बच्चा न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, तो सिक्कों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। जैसे बायोलॉजी क्या होती है आपकी, जीवों का अध्ययन,
उसी प्रकार आपका क्या न्यूमिस्मैटिक्स क्या है, सिक्कों का अध्ययन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा आहत सिक्के। आहत सिक्के क्या थे? तो आहत सिक्कों को ही पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। तो लिखिए आहत या पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के। तो बच्चा पूछेगा आहत या पंचमार्क सिक्के क्या था? तो जिन सिक्कों पर सिर्फ आकृतियां हैं, आज के टाइम के सिक्के देखेंगे तो एक साइड अपना जो भारत का चिन्ह है वो होता है और फिर उसमें लिखा होता है 1 रुपया 2 रुपया भारत सरकार, ये सब लिखा होता है ना। पर प्राचीन टाइम में क्या होता था, लिखने का कोई साधन नहीं था, लिखावट का उन्हें ज्ञान नहीं था, इसलिए वो सिर्फ चित्र अंकित कर लेते थे। तो लिखिए जिन सिक्कों पर सिर्फ आकृतियां हैं, सिर्फ आकृतियां हैं, आकृतियां हैं, कोई लेख नहीं, मतलब कोई लिखावट नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है, पंचमार्क या आहत सिक्के। कोई लेख नहीं, उन्हें क्या कहते हैं बाबू, पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। अगला आ जाता है साथी अपना कि सिक्कों पर लेख और तिथियां लिखना किसने स्टार्ट किया? तो साथी ये यूनानी शासकों द्वारा। तो लिखिए सिक्कों पर लेख व तिथियां यूनानी शासकों द्वारा लिखना प्रारंभ, यूनानी शासकों द्वारा लिखना प्रारंभ किया गया, लिखना प्रारंभ किया गया। तो ये अपने सिक्के से रिलेटेड जानकारी हो जाती है। पूछेगा कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें यही है आपका कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। फिर सिक्के तो आहत या पंचमार्क सिक्के, जिन सिक्कों पर सिर्फ आकृतियां होती हैं, किसी भी प्रकार का लेख नहीं होता। सिक्कों पर लेख व तिथियां यूनानी शासकों द्वारा लिखना प्रारंभ किया गया। आप इसी प्रकार के छोटे छोटे नोट्स बनाइए। अब आप कक्षा केजी के बच्चे नहीं हैं कि आपको पूरा डिटेल में चाहिए, नहीं, छोटा छोटा शॉर्टकट, उसको कहते हैं ना कि गागर में सागर भरना है। अगर सागर में गागर डुबोगे तो फिर सागर नहीं मिलने वाली। ओके, तो इसको साफ कर देते हैं साथी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन डेटिंग क्या होती है, किस प्रकार जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं वो बता देते हैं कि नहीं भैया ये आपकी चीज 25,000 साल पुरानी है, 5 लाख साल पुरानी है। अरे भैंस की पूंछ, क्या 5 लाख साल पहले तू था? नहीं था ना, तो कैसे जान जाते हैं यार? तो एक प्रोसेस होती है जिसे कार्बन डेटिंग कहा जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए, बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, अब जैसे कि कोई बच्चा है, उसको जानना है कि 5 साल पहले क्या हुआ, तो 5 साल पुराने न्यूज़पेपर या उस टाइम का कोई वीडियो देख लेगा यार। पर उस टाइम पर तो न्यूज़पेपर नहीं था, आपके पास वीडियो नहीं थे, तो कैसे ये जानकारी? तो ये आप सभी को पता होगा कि जो हमारा बॉडी है वो कार्बन से मिलकर बना है, और कार्बन जैसे जैसे चीज़ पुरानी हो जाती है, जैसे किसी की डेथ हो गई, अब उसको आप दफना देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, कार्बन उसकी बॉडी से निकलता रहता है। तो कार्बन की कमी, इसी कमी को मापा जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग में। तो इसमें सबसे पहले पूछा जाता है कि कार्बन के किस समस्थानिक का यूज होता है? तो C14 समस्थानिक, समस्थानिक। तो पूछेगा कार्बन के किस समस्थानिक का यूज होता है? तो C14 का यूज होता है। अब इसका यूज किस में होता है? तो लिखिए कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा
प्राचीन वस्तुओं की तिथियों का निर्धारण किया जाता है, जिसके द्वारा प्राचीन वस्तुओं की तिथियों का निर्धारण किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन डेटिंग क्या है। इसमें पूछेगा कि कार्बन के किस समस्थानिक का यूज होता है, तो आप बताएंगे C14। और क्या है, तो एक ऐसी विधि जिसके द्वारा प्राचीन वस्तुओं की तिथियों का निर्धारण किया जाता है पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा। हम तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतनी अकल ही नहीं, उतना संसाधन नहीं। तो ये क्या हो जाता है अपना कार्बन डेटिंग। अब बात करते हैं साथी, अब बात करते हैं दूसरी चीज, अभिलेख। तो अपने पुरातात्विक स्रोत, अब बात करते हैं अभिलेख क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए अभिलेख। तो साथ ही अभिलेख से पूछा जाता है एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या है, तो जिस प्रकार न्यूमिस्मेटिक्स हो जाता है सिक्कों का अध्ययन, उसी प्रकार एपिग्राफी हो जाता है आपका अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी कहते हैं। तो एपिग्राफी क्या हो जाता है साथी, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। तो पूछेगा एग्जामिनर की एपिग्राफी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। तो साथी अब अपना टाइम तो हो गया, तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगला कल कंटिन्यू कर लेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर अपने छोटे से परिवार को बढ़ाने में मदद करें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।